तुमने मेडुसा रानी के सामने ही कह दिया कि सर्पमानव जाति तो बस छोटा सा कचरा है और डॉजोंग जैसा शक्तिशाली योद्धा भी सिर्फ दिखावे का निकम्मा है जो तुम्हारी एक उंगली का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेडुसा गुस्से से कांप उठी और तुम पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तुमने बस अपनी आभा की एक हल्की सी लहर छोड़ दी। अगले ही पल वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि तुम 20 साल की उम्र से पहले ही एक डॉजोंग बन चुके थे और तुम्हारे अंदर प्राचीन जादुई प्राणी शून्य निकलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन का रक्त था। यह सब आधे दिन पहले शुरू हुआ था। बचपन से जिस लड़की की तुमसे सगाई तय थी उसका दिल शाओ यान पर आ गया था और उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कही। वैसे भी तुमने इस नाम के रिश्ते को कभी दिल से नहीं माना था, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन उसी समय तुम्हारे साथ पत्नी से विवाह कर पलटवार करने वाला सिस्टम बंध गया। मुफ्त का इनाम छोड़ना तुम्हारी आदत नहीं थी, इसलिए तुमने सीधे अंतरिक्ष को चीरकर टैगोर महान रेगिस्तान में प्रवेश कर लिया। उस समय मेडुसा महल के ऊपर का वातावरण इतना शांत था कि मानो समय ही रुक गया हो। तुम काले रंग का लंबा चोगा पहने हवा में खड़े थे और नीचे पूरे महल को देख रहे थे। तुमने डॉची के पंख भी नहीं निकाले थे, फिर भी सिर्फ अपने शरीर के बल पर आकाश में खड़े थे। यह दृश्य देखते ही पूरा महल सतर्क हो गया। सभी सर्पयोद्धा युद्ध की तैयारी में जुट गए। धनुष चढ़ गए और डॉची चारों ओर फैल गई। कुछ ही देर में मेडुसा रानी अपनी शक्तिशाली आभा के साथ प्रकट हुई। उसने हवा में खड़े तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में सावधानी की झलक दिखाई दी। डॉजोंग, जियामा साम्राज्य में इतना युवा डॉजोंग कब से होने लगा? वह भीतर ही भीतर हैरान थी। उधर तुम भी रेगिस्तान की इस प्रसिद्ध रानी को देख रहे थे। उसने शाही बैंगनी वस्त्र पहन रखे थे। उसका सुडौल शरीर बेहद आकर्षक था। लंबे काले बाल पतली कमर तक झूल रहे थे और वस्त्रों के नीचे से उसकी बैंगनी सर्पपूंछ धीरे धीरे लहरा रही थी, जो उसे और भी जंगली और मोहक बना रही थी। जब उसने महसूस किया कि तुम बिना झिझक उसे देख रहे हो तो उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी चमक उठी, लेकिन तुम्हारी शक्ति का अंदाजा न लगा पाने के कारण उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़कर नरम स्वर में बोली, यह मेडुसा महल है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वरिष्ठ महोदय यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तुम मुस्कुराए। मेरा नाम लॉन्ग शू है। मैंने पहले ही रानी की बेमिसाल सुंदरता के बारे में सुन रखा था। आज देखकर लगा कि लोग सच ही कहते थे। मेडुसा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरिष्ठ महोदय, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और अचानक बात बदल दी। मुलाकात भी एक तरह का भाग्य होती है। पहली ही मुलाकात में लगा कि हम दोनों का रिश्ता बना हुआ है। क्या महारानी मुझसे विवाह करके मेरे साथ साधना के मार्ग पर चलना पसंद करेंगी? जैसे ही तुम्हारे मुंह से यह बात निकली, पूरे महल के ऊपर का वातावरण एक पल में जम गया। नीचे खड़े सभी सर्पयोद्धा एकदम स्तब्ध रह गए। हमेशा शांत रहने वाली मेडुसा भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वह जल्दी संभली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वरिष्ठ महोदय मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और तुम गंभीर होकर बोले, मैं सच कह रहा हूँ। महारानी, आपका उत्तर क्या है? मेडुसा तुम्हारी आंखों में देखती रही। वह जानना चाहती थी कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन उसे तुम्हारी आंखों में सिर्फ गंभीरता दिखाई दी। उसने सीधे मना नहीं किया, बल्कि पूछा, लेकिन पहले यह तो बताइए, आप आखिर हैं कौन? तुम शांत स्वर में बोले, नायक की पहचान उसके जन्म से नहीं होती। बस इतना बताइए, क्या आप स्वीकार करेंगी? मेडुसा की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह तेजी से हर बात का हिसाब लगा रही थी। सिर्फ हवा में चलने की तुम्हारी यह क्षमता ही कम से कम डॉजोंग स्तर की थी। अगर उसने मना कर दिया और तुम नाराज हो गए तो पूरा सर्पमानव कबीला विनाश की कगार पर पहुंच सकता था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली, आंखें झुका लीं और मन का अपमान दबाकर धीमी आवाज में बोली, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, नीचे पूरा महल शोर से गूंज उठा। महारानी, ऐसा मत कीजिए। हमें इंसानों के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हम खड़े खड़े मर जाएंगे, लेकिन घुटनों के बल जीना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सभी सर्पयोद्धाओं ने गुस्से में अपने हथियार उठा लिए। मेडुसा का चेहरा बदल गया। वह उन्हें रोकने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी नजर धीरे से उन सब पर पड़ी। धड़ाम! तुम्हारे शरीर से अचानक एक ऐसी भयावह रक्तवंशीय आभा फूटी कि पूरा स्थान एक पल के लिए जमसा गया। जो सर्पयोद्धा अभी तक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनके शरीर की सारी ताकत उसी पल गायब हो गई। सभी जमीन पर गिर पड़े। कोई भी हिल तक नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ अपने रक्त की गहराई से उठता हुआ भय रह गया। यह प्राचीन सर्वोच्च शिकारी की आभा थी। तुम उन सबको ऊपर से देखते हुए शांत स्वर में बोले, मैं अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा हूँ। तुम लोगों की बीच में बोलने की बारी कब से आ गई?
पूरा वातावरण फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सामने खड़ी मेडुसा का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा एकदम जम गया। वह तुम्हारे सबसे करीब थी, इसलिए उसने उस आभा को सबसे गहराई से महसूस किया। उसके शरीर की डौची लगभग रुक गई थी। उसकी गर्व से भरी सरपरक्त रेखा भी इस दबाव के सामने बुरी तरह कांप रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। तुम मानव रूप धारण किया हुआ एक प्राचीन जादुई प्राणी थे, और तुम्हारी जाति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं था। सबको डराने के बाद तुमने अपनी नजर वापस खींच ली। तुम्हारे शरीर का दबाव एक पल में गायब हो गया और तुम्हारी आंखें फिर से शांत हो गईं। अब जब महारानी तैयार हैं, तो चलो विवाह की तारीख तय कर लेते हैं। तुमने कुछ पल सोचा, फिर अचानक बोले, नहीं, तारीख की क्या जरूरत? हम दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर बैठे। शुभ दिन का इंतजार क्यों करें? आज ही सबसे अच्छा दिन है। इसी समय विवाह कर लेते हैं। मेडुसा ने मन की हलचल दबाते हुए कहा, क्या यह कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? तुमने हल्का सा सिर हिलाया। यह बात भी सही है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। इतना कहकर तुमने हाथ लहराया। आकाश में एक के बाद एक कई विशाल संदूक अचानक प्रकट हो गए। उनमें दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भरी हुई थीं और उनकी गहरी सुगंध तुरंत पूरे महल में फैल गई। इसके बाद 3 छोटे जेड के डिब्बे धीरे धीरे मेडुसा के सामने आकर रुक गए। तुमने शांत स्वर में उनका परिचय दिया। रूपांतरण गोली। इससे कोई भी जादुई प्राणी पूरी तरह मानव रूप ले सकता है। उसे लंबी आयु और मनुष्यों जैसी साधना की प्रतिभा भी मिलती है। जीवन पुनर्स्थापन गोली। 7वीं श्रेणी की सर्वोच्च गोली। जब तक एक सांस बाकी हो, टूटी हुई नसों वाले व्यक्ति को भी बचा सकती है। जीवन वापसी गोली। 7वीं श्रेणी की गोली। जब तक सिर न कटा हो या हृदय पूरी तरह नष्ट न हुआ हो, मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकती है। मेडुसा अभी इन तीनों 7वीं श्रेणी की गोलियों के झटके से बाहर भी नहीं निकली थी कि तुमने फिर से हाथ लहरा दिया। आकाश में 10 से अधिक छोटे जेड के डिब्बे और प्रकट हो गए। तुमने सहज स्वर में कहा, ये कुछ 6ठी श्रेणी की गोलियां हैं। डॉलिंग गोली, पुनरुद्धार गोली, हुआंग-जी गोली। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीजें। फिर तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी में निकला था, इसलिए कोई खास चीज साथ नहीं ला सका। इसे सर्पमानव कबीले के लिए मेरी तरफ से पहली मुलाकात का उपहार समझ लो। जहां तक असली विवाह उपहार की बात है, वह शादी के बाद दूंगा। तुमने मेडुसा की ओर देखते हुए पूछा, अब भी लगता है कि यह शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है? मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। एक पल पहले तक वह सोच रही थी कि कैसे मजबूरी में यह विवाह स्वीकार करके अपने कबीले को बचाए और तुम्हारी शक्ति का सहारा लेकर सर्पमानव कबीले के लिए कोई नया रास्ता निकाले। लेकिन अगले ही पल उसके सामने खजानों का ऐसा ढेर लग गया कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। जब उसने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, तो तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं है तो मैं कुछ और सोचता हूँ। पसंद है। मेडुसा तुरंत होश में आ गई। उसे सचमुच डर था कि कहीं तुम ये सब वापस न ले लो। मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूँ। ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज नरम पड़ गई। बस मैं सर्पमानव कबीले की रानी हूँ। मेरा विवाह पूरे कबीले की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कम से कम मुझे अलग अलग कबीलों के सरदारों को बुलाकर इस विवाह का साक्षी बनाना होगा। आज सचमुच बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तुमने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है। मैं कुछ दिन महल में रुक सकता हूँ। फिर तुमने सामने रखे सभी उपहारों की ओर इशारा किया। ये सारे उपहार पहले रख लो। मेडुसा ने उन खजानों को देखा जो अकेले ही पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में खून खराबा मचा सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ लहराया और सारे खजाने अपने संग्रह में रख लिए। जब तुमने देखा कि उसने उपहार स्वीकार कर लिए हैं, तो तुम एक कदम आगे बढ़े और अपना दाया हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारी गहरी काली आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। अब जब तुमने उपहार भी स्वीकार कर लिए और विवाह के लिए भी तैयार हो गई हो, तो आज से मैं तुम्हें पत्नी कहकर बुलाऊंगा। मेडुसा की आंखें पूरी तरह फैल गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। जादुई प्राणियों का शरीर स्वभाव से उग्र होता है। उनका औषधि निर्माण से कोई संबंध नहीं होता। यह डोची महाद्वीप का सामान्य ज्ञान था। लेकिन तुम न केवल ऊर्जा से गोलियों की जांच कर रहे थे, बल्कि तुम्हारा तरीका भी बेहद निपुण था और तुम्हारी आभा पूरी तरह स्थिर थी। क्या तुम एक औषधि निर्माता भी थे? उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। क्या दिन में दी गई वे 7वीं श्रेणी की गोलियां सब तुम्हारे ही हाथों से बनाई गई थीं? 7वीं श्रेणी का औषधि निर्माता।
यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह अनजाने में अपनी सांसें भी धीमी कर बैठी। उसने तुम्हें जरा भी परेशान नहीं किया और चुपचाप एक ओर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। यह इंतजार सीधे अगली सुबह तक चलता रहा। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में आई। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। तुम्हारे सामने तैर रही गोलियों की चमक धीरे धीरे शांत हो गई और वे वापस मेज पर रखे जेड के डिब्बों में आकर ठहर गईं। तुमने सिर घुमाया तो देखा कि मेडुसा पलंग के सहारे बैठी तुम्हें पूरी रात देखती रही थी। तुमने हल्का सा भौंह उठाया। क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? मेडुसा की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। वह अजीब से स्वर में बोली, क्या तुम कल रात औषधि बना रहे थे? तुम उठे, शरीर को हल्का सा खींचते हुए सहजता से बोले, नहीं, औषधि नहीं बना रहा था, बस उनकी जांच कर रहा था। सिस्टम ने जो गोलियां दी थीं, उन्हें बिना जांचे किसी को देना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं 7वीं श्रेणी का औषधि निर्माता हूँ। अगर किसी गोली में कोई छिपी हुई चाल हो तो जरा सी लापरवाही जान भी ले सकती है। पूरी रात अपनी आत्मिक शक्ति से बार बार उनकी जांच करने के बाद तुम्हें मानना पड़ा कि सिस्टम भले ही कंजूस हो, लेकिन उसकी दी हुई चीजों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। उन गोलियों में जरा भी गड़बड़ी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनकी शुद्धता इतनी अधिक थी कि वे तुम्हारे अपने हाथों से बनाई गई गोलियों से भी बेहतर थीं। वे सचमुच सर्वोच्च गुणवत्ता की गोलियां थीं। मेडुसा आखिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तो क्या तुम सच में एक औषधि निर्माता हो? मान लो कि हूं। तुमने सिर हिलाया। बस मेरा तरीका सामान्य औषधि निर्माताओं जैसा नहीं है। मैं अपनी रक्तवंशीय क्षमता के सहारे सीधे निकलकर परिष्कृत करता हूं, इसलिए इसे पारंपरिक तरीका नहीं कहा जा सकता। मेडुसा ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, तो आखिर तुम किस प्रकार के जादुई प्राणी हो? तुमने उल्टा सवाल किया, क्या तुमने कभी शून्य निगलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन का नाम सुना है? मेडुसा कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने मन में प्राचीन जादुई प्राणियों से जुड़ी सारी पुस्तकों की जानकारी खंगाल डाली, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। नहीं, तुमने सहज भाव से कहा। संयोग देखो, मैंने भी नहीं सुना। मेडुसा की आंखों के कोने जोर से फड़क उठे। उसे लगा जैसे तुम जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। उसने मन की बात दबाई और फिर सावधानी से पूछा, तुम उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के नहीं हो, है ना? क्या तुम झोंगझो से आए हो? मान लो कि हाँ। तुमने आराम से चाय का बर्तन उठाया और अपने लिए एक प्याला भर लिया। मेडुसा कुछ पल झिझकी, फिर धीरे से बोली, तो तुम्हारी असली शक्ति आखिर कितनी है? जब मैंने तुम्हें पहली बार हवा में चलते देखा था तो मुझे लगा था कि तुम डोजोंग हो, लेकिन कल रात तुम्हें देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे शरीर से अनजाने में निकलने वाली वह आभा किसी डोजोंग की हो ही नहीं सकती। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप भले ही पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ डोजोंग मौजूद हैं। फिर भी तुम्हारी आभा इतनी भयावह है कि एक साधारण डोजोंग को एक थप्पड़ में मांस का लोथड़ा बना सकती है। तुमने चाय का एक घूंट लिया और बिल्कुल शांत स्वर में बोले, कुछ समय पहले ही मेरा स्तर बढ़ा है। अब मैं एक सितारा डोजुन हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही मेडुसा के हाथ जोर से कांप गए। उसके हाथ में पकड़ा जेड का चाय का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह जड़ हो गया और दिमाग एकदम खाली पड़ गया। डोजुन, इस उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में जहाँ डो हुआंग राजा माने जाते थे और डोजोंग ही शक्ति की सीमा समझे जाते थे, तुम वास्तव में एक डोजुन थे। जमीन पर बिखरी चाय को देखकर तुमने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? मेडुसा अचानक होश में आई। उसका चेहरा अस्वाभाविक हो गया था और उसकी सांसें भी बिखर चुकी थीं। कुछ नहीं। उसने मुश्किल से एक घूंट लार निगली और धीमी आवाज में पूछा। डोजुन बिल्कुल अलग था। झोंगझो जैसे महान प्रदेश में भी डोजुन ऐसा अस्तित्व था जो अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित कर सकता था और एक पूरे क्षेत्र पर शासन कर सकता था। ऐसे व्यक्ति के लिए सुंदर स्त्रियों की कोई कमी नहीं हो सकती थी। फिर तुम इतनी दूर टैगोर रेगिस्तान में उसके पास क्यों आए थे? तुमने चाय का प्याला नीचे रखा, थोड़ा आगे झुके और उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? सिर्फ डोजुन का नाम सुनकर ही इतनी डर गई? इतनी नजदीक से तुम्हारी सांसों की आहट महसूस करते ही मेडुसा की नजरें घबराकर इधर उधर भटकने लगी। मेरा मतलब। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसे रोक दिया। क्या तुम्हें अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं है? मेडुसा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वह बस तुम्हें देखती रह गई। तुमने फिर से एक प्याला गर्म चाय भरी और उसे मेडुसा के हल्के ठंडे हाथों में थमा दिया। फिर शांत स्वर में बोले, पत्नी, क्या तुम सच में इस छोटी सी जगह पर पूरी जिंदगी रेगिस्तान की रानी बनकर ही रहना चाहती हो?
क्या तुम्हारा मन कभी इस दुनिया को देखने का नहीं करता? मेडुसा का चेहरा अचानक जटिल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके मन में कभी यह इच्छा ही ना आई हो? जब वह पहली बार डॉ हुआंग बनी थी तब उसके भीतर भी जोश था। उसने भी कभी सोचा था कि वह रेगिस्तान छोड़कर झुंगझो जाएगी और वहां अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन सर्पमानव जाति उसके बिना नहीं रह सकती थी और वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि झोंगझो जैसी जगह पर जहां डॉ हुआंग हर जगह दिखाई देते हैं और डॉ जोंग भी आम हैं, बिना किसी पृष्ठभूमि वाली एक डॉ हुआंग के लिए वहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल था। तुमने उसके चेहरे पर बदलते भाव देखे। अचानक तुमने आगे बढ़कर उसका हल्का ठंडा हाथ पकड़ लिया और उसे उसके उलझे हुए विचारों से बाहर खींच लिया। इतना मत सोचो, तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आगे से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बस मेरे साथ चलो। मेडुसा की आंखें जोर से कांप उठीं। उसका मन पूरी तरह उलझ चुका था। अब तक वह यही सोचती रही थी कि तुम सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण उससे विवाह करना चाहते हो। जब उसे पता चला कि तुम डॉ जुन हो तो उसे यह डर भी सताने लगा था कि कहीं सर्पमानव जाति तुम्हारी अधीनस्थ न बन जाए। आखिर ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसकी जैसी रेगिस्तान की रानी और एक साधारण खिलौने में क्या अंतर रह जाता? लेकिन इस समय तुम्हारे गंभीर चेहरे को देखकर वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम्हारी बातें सच्ची हैं या सिर्फ कुछ पल की मीठी बातें। वह अपने कबीले के लिए अपना सम्मान छोड़ सकती थी, लेकिन अपने दिल का आखिरी अभिमान नहीं छोड़ सकती थी। तुमने उसकी आंखों में छिपी झिझक और संघर्ष को देखा। तुम बस हल्का सा मुस्कुराए। तुमने कोई कसम नहीं खाई, नहीं कोई बड़ा वादा किया। बस धीरे से उसके चेहरे के पास आए, उसके कान के पास बिखरी कुछ लटों को प्यार से पीछे कर दिया। चलो, अब उठने का समय हो गया है। तुम खड़े हुए अपने शरीर को हल्का सा खींचा और बात बदलते हुए बोले, क्या तुम मुझे अपना महल नहीं दिखाओगी? मेडुसा जैसे किसी सपने से जागी। उसने तुम्हारी सीधी और मजबूत पीठ को देखा, फिर धीरे धीरे अपने आसन से उठ खड़ी हुई। पति देव, क्या आप नाश्ता करेंगे? तुमने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसी समय महल के मुख्य प्रांगण में हलचल मची हुई थी। एक बुजुर्ग ने क्रोध से कहा, हमारी रानी किसी अज्ञात मानव से विवाह करे, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। पास खड़ी हुआ शेर ने घबराकर अपने माथे का पसीना पोंछा और धीमी आवाज में बोली, चारों महागुरुओं से विनती है, कृपया शांत हो जाइए। रानी ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि आज विवाह के दिन किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। आप सभी केवल शांति से विवाह समारोह में शामिल हो जाइए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों महागुरुओं की आंखों में तेज चमक उठी। चारों के शरीर से दोहुआंग शिखर की भयंकर आभा फूट पड़ी। आसपास का तापमान मानो अचानक गिर गया। प्रथम महागुरु ने क्रोध में हंसते हुए कहा, हद हो गई। यदि रानी ने पूरी जाति की रक्षा के लिए अपमान सह लिया तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जबकि हम चारों एकांत साधना से लौट आए हैं तो चाहे सामने एक दोजोंग ही क्यों न हो, उसे भी सापमानव जाति के क्रोध का सामना करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। शेर की तो मानो रोने की नौबत आ गई। वह तुरंत उनके पास पहुंची और बेहद धीमी आवाज में बोली, महागुरु, बात वैसी नहीं है। वो दोजोंग नहीं है। प्रथम महागुरु ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अगर वह दोजोंग भी नहीं है तो क्या कोई साधारण दोहुआंग हमारी रानी को इस हद तक मजबूर कर सकता है? यह तो हमारी पूरी जाति का अपमान है। शेर ने कठिनाई से लार निगली, फिर कांपती आवाज में बोली, रानी ने स्वयं बताया है, हमारे भावी राजा एक दोजुन हैं। शेर के ये शब्द सुनते ही पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। अभी कुछ क्षण पहले तक जिन चारों महागुरुओं के शरीर से प्रचंड हत्याभाव निकल रहा था वह पल भर में गायब हो गया। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रथम महागुरु ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? दोजुन। वह झटके से आगे बढ़े और शेर का हाथ पकड़ लिया। क्या यह सच है? शेर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में आखिरी बार एक दोजुन कई 100 वर्ष पहले युनलान संप्रदाय के संस्थापक युन पोतियन थे। उनकी मृत्यु के बाद इस पूरे महाद्वीप में फिर कभी कोई दोजुन प्रकट नहीं हुआ। रानी ने स्वयं उनकी शक्ति की पुष्टि की है। चारों महागुरु कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़े रहे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय दूसरे महागुरु की नजर अचानक शेर पर पड़ी। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एक मिनट, तुम्हारी आभा 5 साल पहले तुम केवल 3 सितारा दोहुआंग थीं, अब अचानक 5 सितारा दोहुआंग कैसे बन गई? यह सुनते ही शेर का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह सब महाराज की कृपा है। उन्होंने रानी को छोटी सी सगाई की भेंट के रूप में 10 से अधिक छठी श्रेणी की डॉलिंग गोलियां दी थीं। रानी ने वे सभी गोलियां हमें बांट दी। अब 8 कबीलों के मुखिया और सभी प्रमुख सेनापतियों की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है।
वह उत्साह से आगे बोली, इतना ही नहीं, महाराज ने रानी के लिए अलग से 3 सर्वोच्च 7वीं श्रेणी की गोलियां और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरे कई संदूक भी भेंट किए हैं। इन 3 दिनों में महल का लगभग हर व्यक्ति उनकी कृपा से पुरस्कृत हुआ है। हुआशेर की पूरी बात सुनने के बाद चारों महागुरु पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें जो खबर मिली थी उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि मेडुसा को एक रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति ने विवाह के लिए मजबूर कर दिया है। रानी ने अपनी जाति की रक्षा के लिए अपमान सहते हुए यह विवाह स्वीकार किया था, लेकिन अब 10 से अधिक 6ठी श्रेणी की गोलियां यूं ही उपहार में दे देना, 3 सर्वोच्च 7वीं श्रेणी की गोलियां सगाई के उपहार के रूप में भेंट करना, और यहाँ तक कि महल के साधारण लोगों तक को खुलकर पुरस्कार देना, क्या इसे कोई जबरदस्ती का विवाह कह सकता था? प्रथम महागुरु ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा मेडुसा महल लाल रेशमी सजावट से सजा हुआ था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। फिर उन्होंने हुआशेर के चेहरे पर फैली खुशी देखी। धीरे धीरे उनके हाथ की लाठी नीचे टिक गई। चेहरे का सारा क्रोध गायब हो चुका था। वह मन ही मन खुद पर ही संदेह करने लगे। क्या हमने सचमुच गलत समझ लिया था? यह कोई जबरन कराया गया विवाह नहीं। सापमानव जाति के सभी प्रमुख सरदार, सेनापति और प्रभावशाली लोग समारोह में उपस्थित थे। पूरा महल नए रूप में सजा हुआ था। लाल रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। चारों ओर अनगिनत दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से पूरी रात जगमगा उठी थी। कुछ ही देर बाद तुम मेडुसा का हाथ थामे विवाह समारोह में पहुंचे। उसकी अनुपम सुंदरता देखकर उपस्थित सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध रह गए। 8 कबीलों के मुखिया एक एक करके आगे आए और पूरे सम्मान तथा सच्चे मन से तुम्हें विवाह की शुभकामनाएं देने लगे। सिर्फ 3 दिनों में तुम्हारे दिए गए उपहारों ने उन सभी का दिल पूरी तरह जीत लिया था। जो सापमानव योद्धा पहले तुम्हारा विरोध कर रहे थे, अब उनके मन में तुम्हारे प्रति जरा भी नाराजगी नहीं बची थी। वे तुम्हें ऐसे देख रहे थे मानो कोई चलता फिरता खजाना उनके सामने खड़ा हो, ताकि सापमानव जाति का रिश्ता हमेशा के लिए तुम जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाए। यहाँ तक कि चारों महागुरु भी, जो हमेशा कठोर और गंभीर रहते थे, आज उनके चेहरों पर भी दुर्लभ मुस्कान दिखाई दे रही थी। वे स्वयं विवाह समारोह की सभी रस्मों की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विनम्रता से तुम्हें बधाइयां देते रहे और सम्मान पूर्वक मदिरा का प्याला अर्पित करते रहे। प्राचीन सापमानव परंपराओं के अनुसार सभी विवाह रस्में पूरी होने के बाद भोज भी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। तब मेडुसा ने तुम्हारा हाथ थामा और चारों महागुरुओं के सम्मानपूर्ण मार्गदर्शन में महल के शोर शराबे से दूर तुम्हें महल की गहराइयों में स्थित एक भूमिगत कक्ष की ओर ले जाने लगी। तुमने चारों ओर फैले अंधेरे भूमिगत मार्ग को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यह कहाँ ले जा रही हो? क्या सुहागरात मनाने के लिए भी भूमिगत रास्ते से जाना पड़ता है? तुम्हारी बात सुनकर मेडुसा के सुंदर चेहरे पर हल्की लाली छा गई। उसने धीमे स्वर में समझाया, हमारी सापमानव जाति में एक प्राचीन परंपरा है। हर पीढ़ी की रानी जब तक पूरी तरह मानव रूप प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसे अपनी पवित्रता बनाए रखनी होती है, और विवाह के बाद अपने पति के साथ पहली रात बिताने से पहले उसे इस भूमिगत वेदी पर एक विशेष शुद्धिकरण संस्कार से गुजरना पड़ता है। इतना कहकर मेडुसा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद तुम दोनों एक विशाल भूमिगत प्रांगण में पहुंचे। प्रांगण के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी बनी हुई थी। उस पर अनगिनत रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे। सदियों पुरानी वह वेदी एक गंभीर और पवित्र आभा बिखेर रही थी। मेडुसा ने समझाया, सर्प जाति का रक्त स्वभाव से अत्यंत शीतल होता है। यदि पूर्ण रूप से मानव रूप धारण करने से पहले स्त्री अपना कौमार्य खो दे, तो उसके रक्त की शक्ति तेजी से कमजोर होने लगती है। इसी कारण यह वेदी स्नान हमारी रक्त रेखा को स्थिर रखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। बात करते करते सभी लोग लंबे भूमिगत मार्ग से होते हुए वेदी के मध्य पहुंचे। सामने काले अज्ञात पत्थरों से बना एक विशाल सूखा जलकुंड था। इस अनुष्ठान के लिए उसमें विशेष औषधीय द्रव भरना पड़ता था और फिर गुप्त विधि के साथ स्नान कराया जाता था। आगे चल रहे चारों सर्वोच्च बुजुर्ग एक साथ रुक गए। वे मुड़े और तुम्हारे सामने गहराई से झुक गए। महाबुजुर्ग एक कदम आगे बढ़े और आदर व घबराहट से बोले, सम्माननीय महोदय, मुझे विश्वास है कि महारानी ने आपको हमारी जाति के नियम बता दिए होंगे, लेकिन महारानी मेडुसा अभी पूरी तरह मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुई हैं। यदि इस समय उनका कौमार्य भंग हुआ तो रक्तरेखा की प्रतिक्रिया अत्यंत भयंकर होगी। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि फिलहाल महारानी के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित न करें। यह कहते समय उनके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात से तुम क्रोधित न हो जाओ। उन्होंने जल्दी से आगे कहा, यदि महारानी अभी आपकी दी हुई रूपांतरण गोली खाकर अपनी सर्पपूंछ त्याग कर पूर्ण मानव रूप धारण कर लें, तो रक्तरेखा के प्रतिघात का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उस स्थिति में ये सभी नियम भी लागू नहीं रहेंगे। मेडुसा ने अपनी आंखें झुका ली। उसकी आंखों में संघर्ष और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। महाबुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी और हिम्मत जुटाकर आगे बोले,
सम्माननीय महोदय, एक बात और है जो आप शायद नहीं जानते। महारानी हमेशा से हमारी प्राचीन पुस्तकों में वर्णित विकास विधि का प्रयास करना चाहती रही हैं। यह विधि अत्यंत खतरनाक है। यदि असफल हुई तो शरीर और आत्मा दोनों भस्म हो जाएंगे, लेकिन यदि सफल हो गई तो उनकी क्षमता पूरी तरह बदल जाएगी। रूपांतरण गोली सुरक्षित है। वह महारानी को मानवों जैसी साधना करने की प्रतिभा दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खा लेंगी, उनका वर्तमान रूप स्थायी हो जाएगा और यह विकास का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी कारण महारानी अब तक वह गोली नहीं खा रही थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके मन में आपके प्रति कोई बुरा विचार हो। तुमने हाथ उठाकर उनकी बात बीच में ही रोक दी। मैं समझ गया। जिस विकास विधि की तुम लोग बात कर रहे हो वह यही है कि मेडुसा डॉ हुआंग शिखर स्तर पर पहुंचने के बाद स्वर्गीय अग्नि से अपने शरीर को जलाकर अपने प्राचीन रक्त को जागृत करे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? महाबुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत झुककर कहा, सम्माननीय महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं। महारानी की मूल आत्मा छठे स्तर की जादुई प्रजाति बैंगनी अधोलोक अग्नि सर्प है। उनके शरीर में सातरंगी स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्राचीन रक्तरेखा की एक हल्की धारा भी बहती है। इसी संभावना को वह कभी छोड़ नहीं पाई। तुमने मेडुसा की ओर देखा। उसका चेहरा तनाव से कड़ा हो चुका था। तुमने धीरे से पूछा, क्या सचमुच ऐसा ही है? मेडुसा ने अपने लाल होंठ हल्के से काटे। तुम्हारी ओर देखते हुए उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसे लगा था कि बाकी इंसानों की तरह तुम भी उसे यही कहोगे कि वह बेकार का सपना देख रही है, या फिर उसे तुरंत रूपांतरण गोली खाने का आदेश दोगे। लेकिन तुमने केवल हल्की सी सांस ली, फिर उसके गाल को हल्के से उंगलियों से दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें स्वर्गीय अग्नि से विकास करना है तो मुझे सीधे बता देती। इतनी सी बात मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? मेडुसा वहीं स्तब्ध रह गई। चारों महाबुजुर्ग भी पूरी तरह सन्न रह गए। वे पहले ही चुपके से अपनी डॉची सक्रिय कर चुके थे। उन्हें लगा था कि तुम क्रोधित हो जाओगे और तब वे सभी घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांगेंगे। मेडुसा ने भी मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह आज्ञाकारी बनकर रूपांतरण गोली खा लेगी, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे इस जवाब की कल्पना नहीं की थी। तुमने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, संयोग से मेरे पास भी एक दिव्य अग्नि है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अधिक उग्र और विनाशकारी है। वह तुम्हारे शीतल रक्त के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम राख बन जाओगी। घबराओ मत। 2-4 दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त दिव्य अग्नि ढूंढ लाऊंगा। पूरे वेदी कक्ष में एकदम सन्नाटा छा गया। मेडुसा और चारों महाबुजुर्ग अविश्वास से तुम्हें देखते रह गए। दिव्य अग्नि, जिसके लिए अनगिनत महान औषधि निर्माता अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते थे, तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे मानो रास्ते से कोई साधारण जंगली फूल तोड़कर लाने वाले हो। रात गहराती गई। शादी का उत्सव भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पूरा मेडुसा महल फिर से शांत हो गया। तुमने मेडुसा को अपनी बाहों में उठा लिया। सर्प जाति के सभी लोग श्रद्धा और उत्साह से तुम्हें देखते रहे। तुम उसे उठाए हुए सीधे उस भव्य शयनकक्ष की ओर चल पड़े। हालांकि रक्तरेखा के नियमों के कारण तुम दोनों अभी पति पत्नी का संबंध नहीं बना सकते थे, लेकिन विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी की जा सकती थीं। मेडुसा तुम्हारी बाहों में थी। अब उसके मन में पहले जैसी घबराहट या विरोध नहीं था। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा अकड़ा हुआ था, लेकिन वह ठंडेपन की वजह से नहीं, बल्कि इस निकटता की शर्म के कारण था। रेगिस्तान की वह निडर और कठोर रानी इस समय किसी अनजान भावनाओं से घिरी मासूम लड़की जैसी लग रही थी। तुम उसे लाल सजावट से सजे विवाह कक्ष में ले गए, फिर धीरे से उसे उस बड़े बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही उसकी पीठ मुलायम बिस्तर से लगी, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसके मन में फिर से घबराहट पैदा हो गई। उसे डर था कि कहीं तुम अपनी डॉजुन शक्ति के बल पर अपना वादा न तोड़ दो। हालांकि वह अभी पूरी तरह मानव नहीं बनी थी, फिर भी पति पत्नी का संबंध बनाना असंभव नहीं था। लेकिन अगर इस समय ऐसा हुआ तो उसकी रक्तरेखा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता और उसके विकास का मार्ग हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। लेकिन तुमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। तुमने अपना बाहरी चोगा उतारा और उसके बगल में लेट गए, एक हाथ से अपना सिर सहारा देकर। तुम बस चुपचाप उसकी बैंगनी क्रिस्टल जैसी सुंदर आंखों को देखते रहे। तुम्हारी सीधी और गहरी नजरें उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज कर रही थीं। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। आखिरकार वह शर्म से नजरें झुकाकर धीमे स्वर में बोली, स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? तुम हल्के से मुस्कुराए। मैं अपनी सुंदर और मनमोहक पत्नी को देख रहा हूं। फिर हंसते हुए बोले,
जब तय हो चुका है कि अभी तुम्हें छू नहीं सकता, तो कम से कम तुम्हें जी भरकर देख तो सकता हूँ। क्यों? क्या मेरी पत्नी मुझे इतना भी नहीं देखने देगी? मेडुसा की नजरें इधर उधर भटकने लगीं। उसके गाल तपने लगे, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी हल्की गुलाबी हो गई। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर अगर स्वामी सचमुच चाहते हैं तो हुआ शेर और युए मेई के साथ ऐसा कोई रक्तरेखा का नियम नहीं है। वे दोनों भी हमारी जाति की सुंदर स्त्रियां हैं। वे आपकी सेवा कर सकती हैं। ठक, तुमने उंगली से हल्के से उसके माथे पर चपत लगा दी। मेडुसा ने तुरंत अपना माथा पकड़ लिया। वह हैरानी से तुम्हें देखने लगी। इतने वर्षों में यह पहली बार था कि किसी ने उसके माथे पर इस तरह उंगली मारी थी। तुमने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं? फिर तुमने झुककर उसके लाल पड़े माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। उस गर्म स्पर्श से मेडुसा का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी देरसबेर तुम पूरी तरह मेरी ही बनने वाली हो। तुम्हारे इतने सीधे प्रेम भरे शब्द सुनकर मेडुसा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्म छिपाने के लिए उसने तुरंत बात बदल दी। स्वामी, आपने पहले कहा था कि आपके पास एक दिव्य अग्नि है। क्या क्या मैं उसे देख सकती हूँ? तुम मुस्कुराए। बिल्कुल। तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गए। वहां सफेद जादुई पशु की खाल से बनी एक आराम कुर्सी रखी थी। तुमने उसे आराम से अपनी बाहों में सहारा देकर बैठाया। फिर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल सुनहरे रंग की एक छोटी सी दिव्य अग्नि तुम्हारी उंगलियों के बीच जीवित प्राणी की तरह लहराने लगी। जहां जहां वह अग्नि गुजरती, वहां वहां अंतरिक्ष स्वयं जलकर काली दरारों में बदल जाता। मेडुसा का पूरा शरीर एकदम तन गया। उसकी बैंगनी सर्पपूंछ अनायास ही सिकुड़ गई। वह सुनहरी अग्नि सीधे अंतरिक्ष को जला रही थी। मेडुसा सहज ही एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तुमने उसका बायां हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसे उस सुनहरी दिव्य अग्नि के करीब ले जाने लगे। नहीं। मेडुसा की आंखें सिकुड़ गईं। वह सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी। तुमने उसके कान के पास धीरे से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आवाज सुनकर न जाने क्यों उसने खुद को शांत कर लिया। उसने दांत भींच लिए और तुम्हें अपना हाथ उस लहराती हुई दिव्य अग्नि के और पास ले जाने दिया। लेकिन जिस जलन की उसने कल्पना की थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। उसकी उंगलियों को केवल गर्म झरने जैसी हल्की गर्माहट महसूस हुई। इतना ही नहीं, उसके शरीर की डौची भी पहले से अधिक सक्रिय होने लगी। मेडुसा ने अविश्वास से अपनी हथेली को देखा। ये कैसे हो सकता है? तुम मुस्कुराकर बोले, यह दिव्य अग्नि पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। अगर मैं यह भी तय न कर सकूं कि इसे क्या जलाना है और क्या नहीं, तो फिर मैं किस काम का? मेडुसा ने कठिनाई से एक घूंट निगला। उसकी नजरें अब भी उस सुनहरी दिव्य अग्नि पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सी दिव्य अग्नि है? तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया, दिव्य अग्नियों की सूची में चौथे स्थान पर आने वाली स्वर्ण सम्राट दहन दिव्य अग्नि। हालांकि मेरे हाथ में जो है वह अभी केवल इसकी उपअग्नि है। तुमने आगे समझाया, बहुत समय पहले अपनी विशेष रक्तरेखा की शक्ति के कारण मैंने इस दिव्य अग्नि के मूल स्रोत का एक हिस्सा निगल लिया था। यह उपअग्नि अब पूरी तरह मेरी मूल शक्ति के साथ एक हो चुकी है। जब इसकी ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी, तब यह स्वयं पूर्ण स्वर्ण सम्राट दहन दिव्य अग्नि में बदल जाएगी। मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने कुछ देर तक तुम्हें देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? तुम एक पल के लिए चौंके, फिर मुस्कुराकर बोले, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। मेडुसा ने धीरे से कहा, लेकिन हमारी शादी को अभी 3 दिन भी नहीं हुए। तुमने कंधे उचकाए, मुझे पता है। और ये भी जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मेरी ताकत से डरती थीं और अपनी सर्प जाति को बचाना चाहती थीं। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने ऊपर भरोसा है। एक दिन तुम अपने दिल से मुझसे प्यार करने लगोगी। तुम्हारी बात सुनकर मेडुसा हंस पड़ी। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि पूरा कमरा जैसे रोशनी से भर गया। सच में? बिल्कुल। तुम मुस्कुराए, देखो अभी भी तुम मेरे सामने मुस्कुरा रही हो। इसका मतलब तुम्हारा दिल पहले ही मेरी तरफ झुकने लगा है। मेडुसा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने उसकी झिझक पर कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। 3 विकल्प हैं, बताओ कौन सा चुनना चाहोगी? मेडुसा ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम सच में प्राचीन आत्मा ड्रैगन अग्नि ला सकते हो? बिल्कुल, तुमने आत्मविश्वास से कहा, वो गामा साम्राज्य के अंदर ही है। कल मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मेडुसा बोली, अगर ऐसा है तो मैं प्राचीन आत्मा ड्रैगन अग्नि ही चुनूंगी। मैं खतरे से नहीं डरती। जब तक मेरा विकास सफल हो और मैं अपनी जाति को इस रेगिस्तान से बाहर ले जा सकूं, मैं हर दर्द सहने को तैयार हूं। ठीक है, तुमने सिर हिलाया। हाथ घुमाते ही 3 सुंदर जेड के डिब्बे हवा में प्रकट हुए। फैसला हो गया है तो ये तीनों गोलियां भी रख लो। विकास के समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। तुमने पहला डिब्बा खोला। ये है 9 भ्रम 7 छिद्र गोली। इसे प्राचीन स्वर्ग सर्प के 7वें स्तर के जादुई कोर, 9 पत्ते 7 छिद्र बेल और 0 भेदन फल से बनाया गया है। ये खास तौर पर सर्प जाति के विकास के दौरान शरीर टूटने के खतरे के लिए बनाई गई है। अगर विकास असफल भी हो जाए और शरीर अग्नि में जल जाए, तब भी ये आत्मा की रक्षा करेगी और 7 रंगों वाला नया सर्प शरीर फिर से बना देगी। मेडुसा की सांसें तेज हो गईं। तुमने दूसरा डिब्बा खोला। ये है पीठ चरम स्वर्ग सूची गोली। इसकी मुख्य सामग्री स्वर्ग सूची कीट की त्वचा, पीठ चरम घास और ड्रैगन रक्त वसा है। इसे खाने के बाद तुम्हारा सर्प रक्त उच्च स्तर के ड्रैगन रक्त के बेहद करीब पहुंच जाएगा। तुम पूरी तरह ड्रैगन तो नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारा शरीर और रक्त की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। भविष्य में किसी ड्रैगन रक्त वाले जादुई पशु का सामना हुआ तो तुम उसके दबाव में नहीं आओगी, बल्कि वही तुम्हारे दबाव में होगा। मेडुसा की आंखें पूरी तरह फैल गईं। फिर तुमने तीसरा डिब्बा खोला। यह है पूर्वज पवित्र आत्मा गोली। इसका नुस्खा बेहद जटिल है। इसे सीधे नहीं खाया जा सकता। इसे विशेष जड़ी बूटियों के साथ घोल बनाकर सर्प जाति के पवित्र कुंड में मिलाना होगा। इसके बाद भविष्य में जो भी नई पीढ़ी उस कुंड में स्नान करेगी, उसके भीतर उच्च स्तर के जादुई पशुओं का परिवर्तित रक्त जागने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पूरी सर्प जाति की ताकत बढ़ेगी। इन तीनों दुर्लभ सर्वोच्च गोलियों को देखकर मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तुम डॉजुन भी हो और इतने महान अल्केमिस्ट भी, लेकिन इतनी उदारता। तुमने उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली से टपकी मारी। क्या हुआ? फिर हैरान हो गई। मेडुसा कांपती आवाज में बोली, क्या ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा? तुम हंस पड़े। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर इन छोटी छोटी चीजों से तुम मेरा आकर्षण महसूस कर सको तो इन्हें देना पूरी तरह सही है। मेडुसा ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब पैसे से किसी को खरीदना? और क्या तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया? असली आकर्षण यही है कि मैं दिल से तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें और तुम्हारी जाति को आगे बढ़ाऊं। अगर मैं तुम्हारे लिए ढाल भी न बन सकूं, तो चाहे मैं डॉजुन हूं या डॉदी, उस ताकत का क्या फायदा? मेडुसा चुप हो गई। वो हमेशा हर रिश्ते को लाभ और नुकसान से तौलती थी। उसने धीरे से पूछा, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम कुछ देर सोचते रहे। मकसद? फायदा? फिर मुस्कुराकर बोले, अगर कहूं कि मुझे तुम पसंद हो तो 3 दिन की पहचान में वो बात हल्की लगेगी। अगर कहूं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो लगेगा मैं बस बेवकूफ अमीर हूं। और अगर कहूं कि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसाना चाहता हूं तो मैं स्वार्थी लगूंगा। तुमने दोनों हाथ फैला दिए। इसलिए अपनी अच्छी छवि बचाने के लिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मेडुसा हंसी रोक नहीं पाई। अपनी दौलत लुटाकर भी तुम अपनी छवि की चिंता कर रहे हो? तुमने हंसते हुए कहा, क्या मेरी 3 सर्वोच्च गोलियां निकालना कोई महान काम नहीं है? मेडुसा ने हार मानते हुए मुस्कुराकर कहा, पति देव, आपके पास सच में बहुत धन है। आप निस्संदेह महान हैं। बस यही सुनना था। उस रात तुमने मेडुसा को अपनी बाहों में लेकर पूरी रात बिताई। मन में चाहत होने के बावजूद तुमने अपना वादा निभाया और उसकी मर्यादा का सम्मान किया। अगली सुबह पूरा मंदिर अब भी शादी की खुशी में डूबा हुआ था। नाश्ते के बाद तुमने सर्प जाति के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों को मुख्य सभा कक्ष में बुलाया और बताया कि तुम मेडुसा को लेकर अद्भुत अग्नि की खोज में जा रहे हो। जब तक तुम दोनों लौटकर नहीं आते, पूरे कबीले की जिम्मेदारी उन्हीं 4 पर होगी। 4 बुजुर्गों ने तुरंत सहमति में सिर झुका दिया। तभी सबसे बड़े बुजुर्ग ने झिझकते हुए पूछा, सम्मानित महोदय, आप और महारानी कितने दिनों में वापस लौटेंगे? आजकल टागोर रेगिस्तान के आसपास हालात ठीक नहीं हैं। महारानी के विवाह की खबर फैल चुकी है। आसपास के कई साम्राज्य इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर महारानी लंबे समय तक दिखाई नहीं देंगी तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
तुमने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अगर सब ठीक रहा तो 3 से 5 दिन में लौट आएंगे, और अगर कोई परेशानी आई तब भी 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। इतना कहकर तुमने अपनी कमर से चांदी जैसी चमक वाला एक जेड निकाला और बड़े बुजुर्ग को दे दिया। इसके अंदर मेरी युद्ध ऊर्जा सील है। अगर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसे तुम लोग संभाल न सको तो इसे तोड़ देना। इसके फटते ही जो शक्ति निकलेगी वह एक सामान्य डॉजुन को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है। उत्तर पश्चिम महाद्वीप में इससे बड़ी कोई आपात स्थिति नहीं होगी जिसे ये संभाल न सके। जेड को दोनों हाथों से पकड़ते ही बड़े बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस डॉजुन की शक्ति से भरे जेड के रहते केवल गामा साम्राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के कई साम्राज्य मिलकर भी सर्प जाति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चारों बुजुर्ग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। सम्मानित महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी जान देकर भी मंदिर और सर्प जाति की रक्षा करेंगे। सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद तुमने एक पल भी देर नहीं की। तुमने मेडुसा का मुलायम हाथ थामा, चारों बुजुर्गों और अनगिनत रक्षकों की श्रद्धा और आश्चर्य से भरी नजरों के बीच अपनी उंगली से आकाश को चीर दिया। अंतरिक्ष में एक काली दरार खुल गई। तुम दोनों उस मरोड़ खाते शून्य में कदम रखकर पल भर में दूर क्षितिज के पार गायब हो गए। यात्रा करने का तुम्हें अभी पूरा अनुभव नहीं था। ऊपर से तुम्हें मेडुसा की भी पूरी सुरक्षा करनी थी, इसलिए तुम्हारी यात्रा की गति पहले से काफी धीमी हो गई। पहली बार अंतरिक्ष के शून्य मार्ग से यात्रा कर रही मेडुसा की हालत अच्छी नहीं थी। चारों ओर मुड़ी तुड़ी और विकृत होती अंतरिक्ष की परतें, साथ ही अजीब और भ्रमित कर देने वाले दृश्य उसकी इंद्रियों का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ रहे थे। कुछ ही देर में उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। उसकी परेशानी महसूस होते ही तुम तुरंत रुक गए। अगले ही पल तुम उसे लेकर शून्य अंतरिक्ष से बाहर निकले और वास्तविक दुनिया के ऊंचे बादलों के ऊपर आ गए। फिर तुमने अपने आंतरिक भंडार से एक चित्तशांति गोली निकाली और उसके मुंह में रख दी। गोली मुंह में जाते ही पिघल गई। एक ठंडी और सुकून देने वाली ऊर्जा सीधे उसके मस्तिष्क में पहुंची। अगले ही पल उसके चक्कर खाते दिमाग को राहत मिली। सिर घूमना, उलझन और मतली का एहसास भी पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन उसकी जगह एक नई भावना ने ले ली, शर्म। वह रेगिस्तान की महान रानी थी, डॉ हुआन शिखर स्तर की शक्तिशाली योद्धा, और केवल यात्रा करते समय ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। हालांकि वह काफी पहले से अंतरिक्ष की शक्ति को महसूस कर सकती थी और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती भी थी, लेकिन किसी के द्वारा सीधे उग्र शून्य अंतरिक्ष के भीतर घसीटकर इतनी लंबी दूरी तय करवाना, उसका शरीर अब भी स्वाभाविक रूप से उसे सहन नहीं कर पा रहा था। तुमने उसके लाल पड़ चुके कानों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी गलती थी। यह तुम्हारी पहली अंतरिक्ष यात्रा है, इसलिए असहज होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, वैसे भी वे लोग पैर उगाकर भाग नहीं जाएंगे। हम आराम से उड़ते हुए चलते हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर तुमने उसकी कमर को हल्के से थाम लिया और नीचे फैली भव्य पर्वत श्रृंखलाओं और बहती नदियों की ओर देखते हुए मुस्कुराए। वैसे भी रास्ते में नजारे देख लेंगे। सच कहूं तो यह भी मेरी पहली बार घर से बाहर निकलने की यात्रा है। मेडुसा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगी। पहली बार घर से बाहर? एक डॉजुन, और वह भी पहली बार घर से बाहर निकला था। तुमने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब से होश संभाला है लगभग पूरा समय बंद कमरे में साधना करने में ही बीता है। बाकी समय दिन रात गोलियां और दुर्लभ खजाने निगलने में। तुम जानती ही हो कि जादुई प्राणियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्यों से कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मैं इस उम्र में डॉजुन बन पाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। जिस बुजुर्ग ने मुझे पाला उसकी नींव और संसाधन बेहद गहरे थे। बचपन से ही मैं सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां और ऊंचे स्तर के खजाने मिठाइयों की तरह खाता आया हूँ। अगर उन्होंने बिना किसी परवाह के मुझ पर इतना सब कुछ खर्च न किया होता और मुझे अकेले संघर्ष करना पड़ता, तो आज मैं ज्यादा से ज्यादा डॉ वांग होता, शायद उससे भी कम। और ऊर्जा की कमी के कारण कोई बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती थी। मेडुसा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र आखिर कितनी है? तुमने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, अगर अंडे से निकलने के दिन से गिने तो इस साल मैं ठीक 20 साल का हुआ हूँ। 20 साल? मेडुसा ने अनायास गहरी सांस खींच ली। लेकिन तभी तुमने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हाँ, लेकिन अगर अंडे के अंदर बिताया हुआ समय भी जोड़ दें तो फिर कहना मुश्किल है। शायद कुछ हजार साल, या फिर शायद कई हजारों साल। मेडुसा तुम्हें अजीब नजरों से देखने लगी। तो जब तुमने कहा था कि तुम शून्य निगलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन हो, वह मजाक नहीं था।
तुमने बिना झिझक सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे भी इसका पता ज्यादा समय पहले नहीं चला। मेडुसा की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि जिन शक्तिशाली जादुई प्राणियों के भीतर प्राचीन रक्तवंश होता है, उन्हें जन्म लेते ही अपनी जाति की स्मृतियां विरासत में मिल जाती हैं। तुमने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन मैं अंडे के भीतर बहुत लंबे समय तक पड़ा रहा। उस दौरान मेरे रक्त की शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। न जाने क्या हुआ, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं डॉजुन बना, तभी मेरे भीतर का रक्तवंश धीरे धीरे जागना शुरू हुआ। उसी समय मुझे अपनी असली जाति का भी पता चला। लेकिन रक्तवंश के जागने के साथ एक नई परेशानी भी शुरू हो गई। अब मेरे शरीर को स्वर्ग और धरती की ऊर्जा, दुर्लभ खजानों और औषधियों की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता होने लगी है। इतना कहकर तुम अचानक रुक गए और मेडुसा की ओर देखा। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? अपना ध्यान पूरी तरह आसपास के अंतरिक्ष पर लगाओ। आंखें बंद करो और अपनी आत्मिक शक्ति से देखो। मेडुसा ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आत्मिक शक्ति फैलाकर आसपास के अंतरिक्ष में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करना शुरू किया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। उसकी आत्मिक दृष्टि में तुम्हारे शरीर के चारों ओर कई दर्जन मीटर तक अनगिनत सूक्ष्म अंतरिक्ष सुरंगें फैली हुई थीं। आसपास की सारी स्वर्गीय और धरती की ऊर्जा उन सुरंगों द्वारा पागलों की तरह खींची जा रही थी और लगातार तुम्हारे शरीर के भीतर समा रही थी। यह साधना करके ऊर्जा को अपने भीतर लेना नहीं था, यह तो सीधी सीधी लूट थी। मेडुसा ने घबराकर तुरंत आंखें खोल दी। उसका चेहरा हैरानी से भर चुका था। ये भी तुम्हारी रक्तवंशीय शक्ति है? तुमने सिर हिलाया। हाँ, इसे मेरी जन्मजात क्षमता कह सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं इसे बंद नहीं कर सकता। तुमने बेबस होकर मुस्कुराया। बचपन में मुझे इसका एहसास भी नहीं था। डॉ हुआंग बनने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के आसपास हमेशा अंतरिक्ष में अजीब सी विकृति बनी रहती है। यह मेरी इच्छा से नहीं चलता, यह मेरे रक्तवंश की स्वाभाविक क्षमता है। जैसे इंसान बिना सोचे सांस लेता है, वैसे ही मेरा शरीर हर पल स्वर्ग और धरती की ऊर्जा को निगलता रहता है। और मेरी शक्ति जितनी बढ़ती जाती है, इसकी सीमा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही मेरी भूख भी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। मेडुसा के चेहरे पर फैले आश्चर्य को देखकर तुम हल्का सा मुस्कुराए और एक कदम पीछे हट गए। सिर्फ देखकर पूरी तरह समझ नहीं पाओगी। एक काम करो, मुझ पर एक हमला करके देखो। मेडुसा एक पल के लिए चौंक गई। क्या? तुमने अपनी छाती की ओर इशारा किया। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर एक वार करो। सचमुच वार करना। मेडुसा की भौहें सिकुड़ गईं। सामने वाला भले ही डॉजुन था, लेकिन बिना बचाव किए खड़े खड़े हमला सहने की बात करना कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास भरा था। तुमने शांत स्वर में कहा, निश्चिंत होकर हमला करो। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करोगी, तब तक मेरी शक्ति का असली मतलब समझ नहीं पाओगी। मेडुसा ने और कुछ नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली। उसकी लंबी और सुंदर आंखों में अचानक तेज चमक उभर आई। डॉ हुआंग शिखर स्तर की उसकी पूरी डॉची एक ही पल में फूट पड़ी। बैंगनी रंग की ऊर्जा ने आधे आसमान को चमकदार रोशनी से भर दिया। संभल कर, वह जोर से चिल्लाई। अगले ही पल उसका शरीर बैंगनी बिजली की तरह तुम्हारी ओर लपका। उसने अपनी पूरी डॉची और शारीरिक शक्ति को एक ही हथेली में समेटकर पूरी ताकत से तुम्हारी छाती पर प्रहार कर दिया। धड़ाम! भारी टक्कर की आवाज गूंज उठी, लेकिन तुम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। तुमने न तो बचने की कोशिश की और न ही अपने चारों ओर डॉची का सुरक्षा कवच बनाया। तुमने वह प्रहार पूरी तरह अपने शरीर पर सह लिया। लेकिन जो हमला उसी स्तर के किसी भी डॉ हुआंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, वह तुम्हारी छाती को छूते ही अचानक गायब हो गया। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई तेज झटका। मेडुसा की बैंगनी डॉची मानो समुद्र में गिरती नदी की तरह बिना कोई निशान छोड़े सीधे तुम्हारे शरीर में समा गई। यहाँ तक कि सर्पमानव जाति के शक्तिशाली शरीर से पैदा हुई शुद्ध शारीरिक ताकत भी तुम्हें जरा सा भी हिला नहीं सकी। तुमने नीचे देखा। मेडुसा की हल्की कांपती हथेली अब भी तुम्हारी छाती पर टिकी हुई थी। तुम मुस्कुराए और धीरे से बोले, अब महसूस हुआ। मेडुसा का चेहरा पूरी तरह जड़ हो गया। उसका दिमाग एकदम खाली पड़ चुका था। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी डॉची तुम्हारे शरीर ने सीधे निगल ली थी। तुमने उसका हाथ पकड़कर धीरे से वापस उसकी जगह खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ आया। मेरा शरीर मुझसे कम स्तर के लोगों द्वारा छोड़े गए अधिकांश डॉची हमलों को सीधे निगल सकता है और उन्हें अपनी ऊर्जा में बदल देता है।
और जहां तक मेरे शरीर की मजबूती की बात है, उसी स्तर के जादुई प्राणियों में भी शायद ही कोई मेरा मुकाबला कर सके। अभी तुमने जो हमला किया, अगर मैं अपनी निगलने वाली क्षमता का उपयोग भी न करता, तब भी केवल मेरा शरीर ही उसे सहने के लिए काफी था। तुम मुझे जरा भी घायल नहीं कर सकती थी। तुमने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली मायने में अजय होना क्या होता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद मेडुसा ने गहरी सांस ली और मन की हलचल दबाते हुए पूछा, अगर तुम्हारा सामना उसी स्तर के किसी डॉजुन से हो जाए, तो तुम उसके कितने हमले निगल सकते हो? तुमने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ पल सोचा। सच कहूं तो यह मैं भी नहीं जानता। मुझे डॉजुन बने अभी सिर्फ आधा महीना हुआ है। अब तक किसी डॉजुन से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पहले के अनुभव से अंदाजा लगाऊं तो मैं अक्सर प्राचीन कबीले की नई पीढ़ी के लोगों को परेशान किया करता था। अपने ही स्तर के लोगों में मैं अकेला ही पूरी टोली का पीछा करके उन्हें पीट देता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं उनकी कितनी डॉची निगल सकता हूं, मैंने कभी गिनने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि इसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके हर हमले से निकलने वाली डॉची मेरे लिए लगातार मिलती रहने वाली ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं थी। भले ही कभी कभी उनका हमला मुझे घायल कर देता, लेकिन मेरे शरीर की पुनर्जीवन क्षमता भी बेहद तेज है। जो ऊर्जा मेरे शरीर पर गिरती है, उसका अधिकांश हिस्सा मैं निगल लेता हूं, और वही ऊर्जा मेरे घावों को भरने में लग जाती है। तुम हल्का सा मुस्कुराए, यानी जब तक सामने वाला लगातार डॉची का इस्तेमाल करता रहेगा, मैं घायल होने पर भी तुरंत ठीक होता रहूंगा। उसकी ताकत घटती जाएगी और मेरी बढ़ती जाएगी। आखिर में मैं अकेला ही पूरी टोली को थका थका कर हरा सकता हूँ। मेडुसा यह सब सुनकर पूरी तरह निरुत्तर हो गई। वह कुछ देर तक तुम्हें देखती रही, फिर बेबस होकर बोली, तुमसे लड़ना मतलब खुद ही तुम्हें ऊर्जा देना। ऊपर से तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त पुनर्जीवन क्षमता भी है। ऐसे में तुम्हें हराने का तरीका ही क्या बचता है? तुम हंस पड़े। शुरू में प्राचीन कबीले के वे नौजवान भी यही सोचते थे कि वे मुझे हरा देंगे, इसलिए वे अक्सर 10-12 लोग मिलकर मुझे घेर लेते थे। तुमने हल्की सी सांस भरी। अफसोस बस एक ही बात का है। हालांकि मेरे बुजुर्ग ने कभी संसाधनों की कमी नहीं होने दी, लेकिन मेरे इस अथाह पेट की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इसलिए मुझे हमेशा कुछ न कुछ नाश्ता ढूंढना पड़ता था। मैं अभ्यास के नाम पर उनसे लड़ता भी था और उनकी डौची निगलकर अपनी भूख भी मिटा लेता था। साथ ही उनका अभ्यास भी हो जाता था। दोनों का फायदा हो जाता था। मेडुसा कुछ नहीं बोली। वह सामने खड़े उस युवक को चुपचाप देखती रही। चेहरा किसी अमर देवता जैसा सुंदर, लेकिन लड़ने का तरीका किसी डाकू से भी ज्यादा बेहिसाब। उसी क्षण उसे जैसे समझ आ गया कि प्राचीन काल में शून्य निगलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन की जाति आखिर क्यों लगभग समाप्त हो गई थी। ऐसी जाति जिसका शरीर अजय हो, जिसे मारने पर भी वह दुश्मन की शक्ति निगल ले और उसी शक्ति से अपने घाव भी भर ले। ऐसी क्षमता अगर पूरे कबीले के पास हो, तो बाकी सभी जातियां उनसे डरना शुरू कर देंगी। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, सबसे पहले उसी पर कुल्हाड़ी चलती है। मेडुसा लगभग निश्चित हो गई कि प्राचीन युग में इसी कारण बाकी सभी शक्तिशाली जातियों ने मिलकर इस जाति का विनाश कर दिया होगा। जब उसने अपनी यह बात कही तो तुमने भी सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूँ। अगर मैं किसी दूसरी जाति का होता, तो शायद मैं भी ऐसी जाति को खत्म करने की कोशिश करता। इतना कहकर तुम एक कदम आगे बढ़े। तुमने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और गंभीर स्वर में बोले, इसलिए पत्नी, तुम्हें जल्दी से और ताकतवर बनना होगा। भविष्य में तुम्हारे पति की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेडुसा ने तुम्हारी ओर अजीब नजरों से देखा। मैं तुम्हारी रक्षा करूं? एक ऐसा राक्षस जिसने 20 साल की उम्र में डॉजुन का स्तर हासिल कर लिया, और वह मुझ जैसी एक डॉ हुआन से अपनी रक्षा करवाना चाहता है। तुमने बिना झिझक सिर हिला दिया। बिल्कुल, जरा सोचो, मेरी यह रक्तवंशीय क्षमता कितनी असाधारण है। अगर एक दिन पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया, तो न जाने कितने पुराने राक्षस मुझे पकड़कर मेरी जांच करना चाहेंगे, या फिर मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहेंगे। कहावत है, एक शेर भी भेड़ियों के पूरे झुंड से नहीं लड़ सकता। मैं चाहे एक साथ 10 लोगों का सामना कर लूं, लेकिन अगर सामने 100 या 1000 लोग आ गए, तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे समय अगर मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करूंगा, तो फिर किस पर करूंगा? तुम्हें इतनी गंभीरता से यह सब कहते देखकर मेडुसा के होठों पर आई मुस्कान आखिर छिप नहीं सकी। वह धीरे से हंस पड़ी।
उसकी मुस्कान सर्दियों की धूप जैसी गर्म और मन मोह लेने वाली थी। ऐसा लगा मानो उसके सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई हो। कुछ पल बाद उसने तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद और चमक लौट आई थी। क्या सचमुच ऐसा दिन आएगा जब मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं? तुमने उसकी आंखों में लौटा हुआ आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा देखी। तुम हल्के से मुस्कुराए, फिर उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। जरूर आएगा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है। फिर तुमने अपना सिर झुकाकर हल्के से उसकी चोटी पर ठुड्डी टिकाई और आधे मजाक आधे गंभीर स्वर में कहा, लेकिन जब तुम सचमुच दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो जाओ तो मुझे छोड़कर मत चली जाना। मुझे अकेला मत छोड़ना, वरना मैं मरकर भी चैन से नहीं रह पाऊंगा। कुछ और दिन रास्ते में घूमते फिरते और नजारों का आनंद लेते हुए बिताने के बाद तुम दोनों आखिरकार धीरे धीरे उटान नगर पहुंच गए। तुम्हारी सलाह मानकर मेडुसा ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। उसने अपने शरीर पर एक ढीला काला चोगा भी पहन रखा था, लेकिन उसके सर्पमानव शरीर और पीछे लहराती बैंगनी सर्पपूंछ को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता था। इस छोटे से नगर की सड़कों पर चलते ही वह सबकी नजरों का केंद्र बन गई। शहर में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए रुक गए। चारों ओर लोग उंगलियां उठाकर इशारे करने लगे और आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। मेडुसा का स्वभाव कभी भी नरम नहीं रहा था। वह रेगिस्तान की एक निर्णायक और कठोर रानी थी। उसने जीवन में कभी इस तरह तमाशा बनकर लोगों की भीड़ का सामना नहीं किया था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगले ही पल डॉ हुआंग स्तर की उसकी भयावह हत्या की आभा चारों ओर फैल गई। आसपास खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे वे अचानक बर्फ की गुफा में पहुंच गए हों। उनकी सांसें रुक सी गईं। उनके दिलों में मौत जैसा भय भर गया। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। कोई भी दोबारा उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर तुम्हारी मौजूदगी का ख्याल न होता और वह किसी परेशानी से बचना न चाहती, तो अभी कुछ देर पहले फालतू बातें करने वाले वे लोग कब के इस दुनिया से मिट चुके होते। तुमने डरे हुए लोगों की ओर दोबारा देखा तक नहीं। सीधे मेडुसा को साथ लेकर श्याओ परिवार की हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। करीब आधा महीना पहले तुम दूर के रिश्तेदार होने के बहाने यहाँ आए थे। श्याओ परिवार का द्वारपाल तुम्हें अच्छी तरह पहचानता था। उसे तुम्हारा शालीन व्यवहार और असाधारण व्यक्तित्व अब भी याद था। जैसे ही नौकर ने अंदर जाकर सूचना दी, श्याओ परिवार के मुखिया श्याओ झान तुरंत अपना काम छोड़कर स्वयं तुम्हारा स्वागत करने बाहर आ गए। जब उनकी नजर तुम्हारे साथ खड़ी उस सर्पमानव स्त्री पर पड़ी, जिसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी, तो उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य चमका। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत सबसे अच्छे अतिथि कक्ष की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। श्याओ झान के सम्मानपूर्ण व्यवहार के बदले तुम भी पूरी विनम्रता से पेश आए। किसी के मन में यह विचार भी नहीं आता कि सामने खड़ा यही व्यक्ति एक भयावह और महान डॉजुन है। इन कुछ महीनों में मेडुसा तुम्हारे स्वभाव को पहले से कहीं बेहतर समझ चुकी थी। जब तुम्हारा मूड अच्छा होता या कोई साधारण बात होती, तब तुम्हारा व्यवहार बेहद शांत और विनम्र रहता। सिर्फ इसलिए कि तुम डॉजुन थे, तुम कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझते थे। रास्ते में अगर कोई बूढ़ा किसान शक्कर की मिठाई बेचता मिलता, तो तुम बड़े आदर से उसे सोने के सिक्के देते, फिर उसी के साथ खड़े होकर हंसते हुए वही मिठाई खाते। तुम्हारे भीतर ऊंचे स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं वाला जरा भी घमंड नहीं था। लेकिन अगर तुम्हारा मूड खराब हो जाए या कोई तुम्हारी सीमा लांघ दे, तो तुम्हारा तरीका बिल्कुल अलग हो जाता। तुम बस एक हाथ उठाते और सामने वाला व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा सहित हमेशा के लिए शून्य में बदल जाता। तुम्हारे स्वभाव का यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तुम बेहद विनम्र और दयालु थे, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मन का नामोनिशान मिटा देते थे। शायद यही कारण था कि मेडुसा को तुम पहले से भी ज्यादा वास्तविक और आकर्षक लगने लगे थे।